आज शुरुआत जो कर रहा हूँ ना वो मॉडल सेट पेपर से कर रहा हूँ। इस मॉडल सेट पेपर सारे सब्जेक्ट के मैं भेज दूंगा। मैंने क्लास में ही बोल दिया था, लेकिन मैं भेज नहीं पाया क्योंकि मुझे वेबसाइट पे मिले नहीं फिर से वो। तो ये मॉडल पेपर आए हैं, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, बताया था। ये पेपर उन्होंने पता नहीं क्यों पिछले, हो सकता हो ये पिछली बार के हों, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिलेबस वही था, पैटर्न वही था। तो एक बार मैं मॉडल टेस्ट पेपर ये तैयार करवा रहा हूँ आज का साइंस का। तो मैथ्स तो तुम लोगों ने मना कर दिया साफ, तो मैथ्स तो अपन वहीं करेंगे क्लास में। साइंस देख लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं एक बार अपन से बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर मॉडल मॉडल पेपर बोर्ड ने दिया है, 80 मार्क्स का दिया हुआ है। लेकिन इस बार 75 के हो गए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हो सकता हो कि गलत दे दिया हो। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ है और 32 मार्क्स है। तो ये भी 30 हो गए हैं अब। तो ये भी है, थोड़ा सा अलग है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्लूप्रिंट लगभग लगभग सेम ही है, वही उतने मार्क का क्वेश्चन है। और यहाँ पर 5 से 22 तक आंतरिक विकल्प दिए गए, 4 अंक का ही सबसे आखिरी क्वेश्चन वही है अपने जैसे ही है ना। पहला है लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से खालिस्तान, लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इंग्लिश वाला जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये क्या लिखा है, लौह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से। कोई मीन नहीं कर रहा है, तुरंत इंग्लिश वाले पे जाओ। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जब हम लोह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है। तो आपको आंसर पता है कि भाई साहब इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है ना, धातु की अम्ल से क्रिया पता है आपको। पतले तार में धातु को खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता। तार के रूप में खींचे जा सकने वाली क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता। चादर के रूप में परिवर्तित की जाने वाली क्षमता जो है वो आघात वर्धनता कहलाती है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच के मध्य खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स। मेरे ख्याल से आप सभी को पता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लेस्मानिया। लेस्मानिया, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। अलैंगिक मुकुलन द्वारा ईस्ट में हो सकता है क्योंकि अमीबा में तो जो है वो द्विखंडन होता है। इसमें जो है वो मुकुलन ही होना चाहिए, मुकुलन। थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें, मुकुलन ईस्ट में, क्योंकि बाकी देखो मैं यहाँ पर मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं, मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा रहा हूँ यहाँ पर। अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, इसमें भी द्विखंडन होता है। बचा हुआ है ईस्ट। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पर कुछ जीवों जीवों में दो प्रकार के अलैंगिक जनन पाया जाता है ना। तो उसमें कंफ्यूजन होती है, एक बार कंफ्यूजन दूर कर लेता हूँ, मैं नेट पे सर्च कर लेता हूँ। जो मुकुलन मुकुलन द्वारा, डायरेक्ट वाला सर्च करते हैं। भैया इष्टि है। हाँ ईस्ट आएगा, लेकिन एक बार कंफर्म करने में कोई परेशानी नहीं है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आती है कई बार। बाकी सब में आपको मालूम है, विधियों के नाम अगर उदाहरण रटे हुए हैं, पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, जहाँ विद्युत धारा बनती है तो भाई जाहिर सी बात है वो जनरेटर कहलाता है, जनित्र कहलाता है। गैल्वेनोमीटर उसको संसूचित करता है विद्युत धारा को। अमीटर जो है विद्युत धारा मापी है। मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत धारा को। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर ही जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण मतलब पहली चीज को दूसरी चीज खाए, दूसरी चीज को तीसरी चीज खाए। तो घास को गेहूं नहीं खा सकता, गेहूं को आम नहीं खा सकता। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, बिल्कुल। बकरी गाय बकरी को गाय खा ले और गाय को हाथी खा ले तो पॉसिबल नहीं है। घास को मछली खा ले और मछली को बकरी खा ले, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पॉसिबल है, घास को बकरी खाए, बकरी को मानव खाए। तो ये दूसरे वाला इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं।
और मेरे ख्याल से लॉजिक यही लगाइएगा, एक चीज को दूसरी चीज खा ले, दूसरी को तीसरी चीज खा ले, तब ही खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? जल, वन, पवन, सौर। सौर तो हो नहीं सकता, पवन भी इतनी आसानी से नहीं हो सकता, जल और वन दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर जल दिया हुआ है, जल में जो है वो शुद्ध जल लिखा होता या पीने का जल लिखा होता तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही होता, लेकिन इन्होंने केवल जल लिख दिया, तो जल तो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। फिर से मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, और उसका आंसर वन होना चाहिए, है ना। अगर सबसे तेजी से जो घट रहा है, देखो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, पानी भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, और पेड़ पौधे भी, पवन और सौर ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हवा, भैया आपकी आवाज बार बार रुक। अ, पूर्वा नेट के इशू के कारण से ऐसा होता है। क्या सभी को ऐसे अटक अटक की आवाज आ रही है मेरी? हाँ सभी को? आप नहीं हो सभी में, भैया बेटा। नहीं आ रही है। क्लियर आ रही है आवाज संजना? हाँ। पूर्वा नेट का इशू है आपका बेटा, नेट जगह चेंज करो, शायद जगह चेंज करने से आपका नेटवर्क सही हो जाए तो वो हो जाएगा सही। नेट की वजह से ऐसा होता है जब अटक अटक की वीडियो आती है। तो इसमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगेगी, मतलब मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सूर्य का प्रकाश और पवन तो वैसे ही अलग हो गए, यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन। बचा हुआ है जल और वन। अब यहाँ पर अगर पीने का जल लिखते तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता वन और जल, पीने के जल में, क्योंकि पीने का जल हमारे पास केवल 2% है टोटल वाटर पानी उपलब्धता का, इसलिए जल यहाँ पर, अब यहाँ पर केवल जल लिखा है तो इसमें समुद्री जल भी आ जाएगा, और समुद्री जल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तो इसमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन से फिर से आंसर जो है वो वन ही आ रहा है, वन सबसे ज्यादा तेज गति से खत्म हो रहा है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी वाला चैप्टर हटा दिया गया है, पुराना पेपर है इसलिए क्वेश्चन दे दिया गया है, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने आवर्त बोले हैं, तो आवर्त जो है वो क्षैतिज पंक्तियों को बोलते हैं। आवर्त सारणी आपने देखी है, तो वो टेबल जो होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, उसमें 7 ऐसी आड़ी कॉलम होते हैं, और 18 ऐसे खड़े आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी सभी ने देखी है। तो 18 को बोलते हैं समूह, ग्रुप, और जो खड़े आवर्त होते हैं 1 से लेकर 18 तक, उनको हम समूह बोलते हैं, और इनको बोलते हैं आवर्त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे जो आवर्त सारणी होती है उसमें, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही क्यों भाई? और किसी को दिक्कत गई क्या? भैया हो गई अब। हो गई? चलो बढ़िया है। तो हमारी आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, है ना। तो चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए जीके के तौर पर। और आवर्त सारणी सभी ने देखी हुई है। रिक्त स्थान भरिए। जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो। जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है, ऑक्साइड। तो जल का फॉर्मूला पूछा होता तो आप लिखते H2O। तो हर एक चीज जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है वो ऑक्साइड कहलाता है। तो हमसे पूछा है जल कौन सा ऑक्साइड है, तो जल किसके साथ जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन। अब हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन धातु है या अधातु, धातु है या अधातु? कोई बताएगा मुझे, धातु है या अधातु हाइड्रोजन? भैया आधातु है। और कोई? बस एक ही? बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, हाइड्रोजन एक अधातु है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड होता है। जल एक अधात्विक ऑक्साइड है ना। अगर यहाँ पर जल की जगह कुछ और लिख देते, जैसे कॉपर ऑक्साइड लिख देते या फिर सोडियम ऑक्साइड लिख देते, तो फिर वो भी, जैसे NaCl लिख देते, और NaCl में बोलते यहाँ पर सोडियम एक नहीं, ये खालिस्तान क्लोराइड है, तो धात्विक क्लोराइड है ना। तो पहचानना आना चाहिए, सीधी सी बात है, धातु और अधातु आपने चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से तत्व धातु है, कौन से अधातु है। ये क्या था? भैया उदासीन आना चाहिए ना। नहीं, ऑक्साइड पूछा है बेटा। आधात्विक ऑक्साइड आएगा। उदासीन तब आएगा जब हम इसमें, उदासीन ऑक्साइड भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं इसमें।
उदासीन ऑक्साइड है, आधात्विक ऑक्साइड भी हो सकता है। उदासीन पीएच पैमाने से रिलेटेड आएगा। हाँ भैया, अम्ल वाले में चैप्टर में से। अम्ल क्षारक लवण में से। उदासीन ऑक्साइड है, आधात्विक ऑक्साइड, दोनों ही सही होंगे इसमें। दो आंसर हो सकते हैं इसके। और खालिस्तान में तो बहुत सारे आंसर आंसर हो सकते हैं यार। इसको कोई माइकल लाल ये नहीं बोल सकता कि ये आधात्विक ऑक्साइड नहीं है। हाइड्रोजन एक आधातु है, आधात्विक ऑक्साइड है। हाँ, यहाँ पर उदासीन ऑक्साइड भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल वो भी गलत नहीं होगा। तो अब ऐसे ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, कि इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं और दोनों भराए जा सकते हैं। यहाँ पर लिखोगे आप आधात्विक ऑक्साइड भी लिखोगे और स्लैश करके उदासीन भी लिख दोगे। दो आंसर लग रहे हैं ना आपको, दो आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, टीचर अपने हिसाब से देख लेगा उस चीज को, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं। धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। चालक। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खालिस्तान कहलाता है। जैविक संबंध स्थापित करने वाला, लैंगिक जनन में प्लेसेंटा ऊतक तो नहीं होता। ऊतक पूछा हुआ, प्लेसेंटा। सही है भैया। भाई साहब गाइड लेके बैठे हो क्या? नहीं भैया, पढ़ लिए मैंने पूरे ऑब्जेक्ट। प्लेस, इसमें आंसर भी दिए हैं क्या? नहीं, आंसर तो नहीं दिए। आंसर कहाँ से चेक किए हैं? ऊतक बोला है इन्होंने, और हमने केवल एक ही चीज पढ़ी है कि प्लेसेंटा होता है भाई, जो माँ और बेटे के बीच में संबंध बताता है। पोषण उनको मिलता है ना, जो माँ से बेटे को, बच्चे को, शिशु को पोषण मिलता है, वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। उन्होंने ऊतक पूछ लिया बिना सोच समझे। इंग्लिश में भी यही है क्या? द टिश्यू विच स्टेबलाइज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। फीटस लिखना चाहिए था। फीटस की स्पेलिंग ये है, मुझे गलत है। इज कॉल्ड, प्लेसेंटा ही होना चाहिए। आप लोगों ने शायद जब मादा जनन तंत्र पढ़ा है तो उसमें प्लेसेंटा नाम की एक संरचना आती है, जो एक प्लेट के समान होती है, चकती के आकार की। और वो हमारी मम्मी के पेट में गर्भाशय में धसी हुई रहती है। उसी से हमको पोषण मिलता था जब हम मम्मी के पेट में थे। तो वही आना चाहिए। पादपों में जल के लिए वहन के लिए, जल के वहन के लिए तो आपको पता है जा से जाइलम, और भोजन के स्थानांतरण के लिए फ्लोएम का फ्लोएम का इस्तेमाल किया जाता है। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। अनुवांशिक के जनक डार्विन आना चाहिए, लेकिन डार्विन का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है, तो मेंडल। हाँ। गेगर जॉन मंडल आएगा। हाँ, एक बात याद रहे, अनुवांशिकी पे प्रयोग डार्विन ने भी किए हुए हैं। डार्विन और लेमार्कवाद अनुवांशिकी नहीं आई, वो जैव विकास है। चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी और जैव विकास। जैव विकास के जनक कहलाते हैं डार्विन, और वो चैप्टर में नाम नहीं है। अनुवांशिकी में केवल एक ही उसका नाम पढ़ते हो, और ग्रेगर जॉन मेंडल, और मेंडल के ही नियम है उस चैप्टर में, और कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ हटा दिया गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल ही अनुवांशिकी के वो हैं, और एक ही वैज्ञानिक बचा हुआ है उसमें। अगर जैव विकास वाला पोर्शन हटता नहीं तो फिर वहां पर जैव विकास के फिर वो आते। बहुत फेमस नाम है यार, मुझे नहीं मालूम क्यों उन्होंने हटा दिया। डार्विन और लेमार्कवाद, इनके बिना यार जैव विकास पढ़ना बदतमीजी है। डार्विन और लेमार्कवाद, दोनों ही वैज्ञानिकों ने जैव विकास पर इतना जबरदस्त काम किया हुआ है। पता नहीं क्यों हटा दिया इनको, नई बुक में रखा नहीं। आनुवंशिकी के जनक है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, जाहिर सी बात है लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, दोनों शब्द यूज कर सकते हो आप, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और ब्रैकेट में लिख देना आर प्रोपोर्शनल्स टू एल। आर प्रोपोर्शनल्स टू एल। उसके बाद लिखेंगे मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु हमारा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। केवल एक बच्चे ने मॉडल पेपर देखे हैं, क्या परीक्षा अध्ययन में है ये? है भैया। तो फिर परीक्षा अध्ययन का ही हुआ ये तो पूरा। 80 नंबर का नहीं हो सकता लेकिन परीक्षा अध्ययन में।
फिर भी देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको पता है कि सोडियम है, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, सोडियम सेकंड नंबर पे आती है। सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg में नापते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिलीमीटर पारा। मिलीमीटर पारा, रक्त, हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर को नापने की इकाई है मिलीमीटर पारा, mmHg। याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण जो है, इसमें क्या क्या लग रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। लेंस की क्षमता डायऑप्टर में नापी जाती है। जरा दूरदृष्टिता द्विफोक्सी लेंस और विद्युत विभवांतर जो है वो वोल्ट में नापा जाता है। बाकी बचा क्या खाली, ये तो सबसे क्रियाशील धातु थी। बचा आखिरी वाला, ये अवतल लेंस, ये फालतू का दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा, शायद पिछले साल एक्स्ट्रा नहीं आया था। शुद्ध जल का पीएच लिखिए, तो ये हमारा 7 होता है, जाहिर सी बात है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्ण का नाम हरित लवक है। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलता है और युग्मनज का निर्माण करता है, उस प्रोसेस को, संलयन प्रोसेस पूछिए, तो निषेचन कहलाएगी। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र है वाई गुणसूत्र, या जो हमारे पिताजी में होते हैं, पिता पर डिपेंड करता है। एक्स गुणसूत्र और वाई, माता में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पिता में एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं, तो पिता के गुणसूत्र के कारण से लिंग निर्धारण होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र P=1/f डायप्टर में नापते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है ना। ओम में नापते हैं विद्युत प्रतिरोध। यहीं पर विशिष्ट प्रतिरोध भी पूछ सकते थे आपसे, तो उसको ओम मीटर में नापना पड़ता। ये क्या नाटक है यार, देखना मूर्खता के हद देखना। यहाँ लिखा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको लगेगा बोर्ड सीरियस है मॉडल पेपर देने के लिए? इसमें लिखा है हिंदी में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और इंग्लिश में लिखा है राइट ट्रू एंड फॉल्स। जाने दो, अपन को क्वेश्चन से मतलब है। श्वसन की क्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? पहले वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, अथवा वाला बन जाएगा आपसे। तेल एवं वसायुक्त नाइट्रोजन प्रवाहित क्यों करते हैं? अक्रिय गैस है और उससे समवायु का संपर्क हटा देती है, जिसके कारण से तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी नहीं होते हैं, इसलिए उनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। श्वसन की क्रिया को ऊष्मक्षेपी क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन की अभिक्रिया में हीट निकलती है, उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए हम श्वसन की अभिक्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन लिखना पड़ेगी। अमलगम क्या है? पारा धातु के साथ, याद है वीडियो दिखाया था ऑनलाइन क्लास में, पारे में सोने की पत्ती डाली थी और वो पारा खा जा रहा था सोने को। तो पारा किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके अमलगम का निर्माण करता है। अथवा में 2 नंबर में संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब धातुएं वायु में उपस्थित गैसों से क्रिया करके और नमी से क्रिया करके एक अवांछनीय परत उस पर जम जाती है, जिससे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना और तांबे के बर्तनों पर हरी परत का जमना। एक बार फिर से सुन लो, संक्षारण जब धातु वायुमंडल में उपस्थित गैसों से और नमी से क्रिया करके एक अवांछनीय परत का निर्माण कर लेती है, जो अवांछनीय परत उस धातु को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना और तांबे के बर्तनों पर हरी परत का जमना। मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए, चैप्टर ही हटा दिया गया है तो मतलब नहीं है न्यूटन का अष्टक सिद्धांत। धमनी और शिरा में अंतर बताइए। धमनी शुद्ध खून का वहन कर, शुद्ध खून नहीं लिखना, सॉरी, शुद्ध खून मत लिखना, शुद्ध खून गलत शब्द है। धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का वहन करती है, पहला मेन अंतर। दूसरा अंतर, धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। शिरा शरीर के भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक वापस लाती। मैंने शायद फिर से शुद्ध रक्त बोल दिया, मेरे वो गलती हो रही है, मत करना आप गलती। धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती है, और शिराएं
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों को से लेकर हृदय तक वापस लाने का काम करती है। दो अंतर लिखना है तो दूसरा, अगर इसको नहीं लिखना है तो मत लिखना, इसको काट देना। दूसरा अंतर ये लिख सकते हो आप, शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं जो रुधिर रुधिर के उल्टे प्रवाह को बाधित कर देते हैं। धमनियों में कोई वाल्व नहीं पाए जाते हैं। जो अशुद्ध खून मतलब ऑक्सीजन युक्त खून ले जा रही है ना, उनमें कोई वाल्व नहीं पाए जाते हैं। शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं जो कि रुधिर रक्त के उल्टे प्रभाव को रोक देते हैं। मतलब अंगों से क्या हो रहा होगा, अंगों से शिराएं अशुद्ध रक्त हृदय में ले जा रही होंगी और वो वाल्व क्या करेंगे, वो वाल्व शुद्ध रक्त मतलब अशुद्ध रक्त को वापस नहीं जाने देंगे। उसमें वाल्व लगे रहते हैं। वाल्व समझते हो ना, पानी का वाल्व बंद कर दो तो क्या हो जाता है, पानी नहीं जाता। ऐसे ही शिराओं में क्या होते हैं, वाल्व लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो अशुद्ध रक्त को केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ने देते हैं, वापस नहीं आने देते उसको। क्यों? क्योंकि वापस आएंगे तो वहां ब्लॉकेज हो जाएगा ना भाई। शुद्ध खून तो आ ही रहा है कोशिकाओं के पास, अशुद्ध खून भी यहाँ से जाने लगेगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा, कोशिका फट जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी हमारी सेल्स। इसलिए ये दो मेन अंतर है। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पहला अंतर तो यही हो जाएगा। दूसरा, ऑक्सी श्वसन में जो है उन जीवधारियों में होता है ऑक्सी श्वसन जिनमें ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, और अनाक्सी श्वसन उन जीवधारियों में होता है जिनमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इससे बनने वाली जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है। ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो ज्यादा होता है। अनाक्सी श्वसन में ऊर्जा कम बनती है ऑक्सी श्वसन की तुलना में। तो अनाक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पायरुवेट के विखंडन में हम पढ़ते हैं कि अनाक्सी श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला, वो एक्चुअली में हमारा जो नाक से श्वसन हो रहा है ना, वो ऑक्सी श्वसन है। हमारे में ही, हमारी बॉडी में ही जो पेशी श्वसन होता है, पेशियों में श्वसन होता है ना, वो अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है हमारी बॉडी में। अगर आप पायरुवेट का विखंडन पढ़ेंगे तो उसमें चीज समझ में आएगी। मैं एक बार, अरे यार इसमें बुक पायरुवेट का विखंडन समझाना भी है, चलो पहले ये पढ़ लें, फिर जब 6 चैप्टर देखेंगे तो पायरुवेट का विखंडन बताना है, क्योंकि पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन में हम अलैंगिक जनन की तकनीक है एक तो, पहली बात तो। कायिक प्रवर्धन में हम पौधे के कोई एक भाग, जैसे कि या तो टहनी या तना या फिर उसका ऐसा टहनी और तना ही होता है ज्यादातर, वाला पार्ट उससे अलग कर लेते हैं और उसको उन्हीं परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करवाते हैं। वो तकनीक कायिक प्रवर्धन तकनीक कहलाती है। इस तकनीक का यूज उनके लिए किया जाता है, ऐसे जीवों के लिए किया जाता है या ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कायिक प्रवर्धन में, कायिक प्रवर्धन तकनीक का उपयोग ऐसे पौधों के जनन के लिए किया जाता है, प्रजनन के लिए किया जाता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। उनके पास बीज नहीं है। बीज नहीं है तो नया पौधा कैसे बनेगा? तो हम क्या करते हैं, पौधे के किसी भाग को काट कर उन्हीं परिस्थितियों में नया पौधा बना देते हैं। उदाहरण के लिए केला और अंगूर। केले में बीज चले जाते हैं, खो जाते हैं। केले को उगाने के लिए भी कायिक प्रवर्धन का यूज किया जा सकता है। और उसी तरह से अंगूर, अंगूर में कुछ अंगूरों में होता है, मैं मानता हूँ बीज, लेकिन कुछ हम बहुत सारे अपन जो नॉर्मल लाइफ में अंगूर खाते हैं उसमें बीज नहीं होता है। तो उनमें बीज कहाँ से उगाएंगे? तो उनकी कलम करते हैं, फिर आपने सुना होगा कलम के द्वारा उगाते हैं। तो ऐसे ही मुझे नहीं लगता आप में से बहुत कम लोग जो है वो गुलाब के बीजों को जानते होंगे, गुलाब में भी बीज होते हैं। नॉर्मली गुलाब हमारे यहाँ जो है वो कलम करके ही लगाया जाता है। कलम करना कायिक प्रवर्धन है। ऐसे पौधे गुलाब के भी बीज आते हैं, मार्केट में मौजूद हैं, मिल जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन क्या है? ऐसी तकनीक है अलैंगिक जनन की जिसमें हम पौधे का हिस्से को ही फिर से नए पौधे में तब्दील करते हैं। कहाँ जरूरत पड़ती है? ऐसे पौधों में जरूरत पड़ती है जहाँ पर वो बीज खो चुके हैं, अपने बीज चले गए हैं उसमें से। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण, परागण की प्रोसेस क्या है? पहले तो परागण कहलाता है पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। वर्तिकाग्र तक पहुंचना बस क्या कहलाता है? परागण। तो जब ये एक ही फूल के पराग कोश से पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार के परागण को हम स्वपरागण कहते हैं। एक ही फूल के पराग कोश से पराग कण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। जब दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको हम पर परागण बोलते हैं।
मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता, इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, बच्चे के मानव में नर एवं मादा दोनों में ही 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और दोनों के ही जो 23वां जोड़ा होता है, मादा में तो वो 23वां जोड़ा एक्स एक्स ही होता है, लेकिन नर में वो जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स एक्स या एक्स वाई हो सकता है। तो ये जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण करता है। यदि वो मादा के एक्स एक्स गुणसूत्र से क्रिया करता है तो संतान लड़की होती है, और यदि एक्स वाई गुणसूत्र से क्रिया करता है तो संतान लड़का होता है। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी है। और अगर इसमें डायग्राम बना दो तो बहुत अच्छी बात है ना। ऊपर नर, और मतलब एक साइड बॉडी लड़के की और एक साइड लड़की की, और उसमें एक्स वाई दिखाना है और उसमें एक्स एक्स दिखाना है, क्रॉस करते हुए दिखाना है। जब एक्स एक्स होता है तो संतान लड़की होती है, और एक्स वाई होता है तो संतान लड़का होता है। मेंडल के प्रभाविता का नियम, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता का नियम बोलता है कि जब द्विसंकर क्रॉस करवाया जाता है, दो जीवों के बीच संकरण करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, तो कुछ लक्षण जो है वो दिखाई दे जाते हैं। उन लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब लंबे और बौने पौधे का क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होंगे, जबकि दूसरी पीढ़ी में हमें एक पौधा बौना मिलेगा। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में सभी पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण है। इसे ही हम मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। अगर आपने लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस सीखा है तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट। नहीं सीखा तो थोड़ा सा वेट करो। मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल के प्रभाविता का नियम बोलता है कि जब हम दो जीवों के बीच द्विसंकर क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो पहली पीढ़ी में कुछ लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जबकि कुछ लक्षण छुपे हुए होते हैं। जो लक्षण दिखाई दे जाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो छुपे हुए रहते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही हम मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस करवाते हैं तो पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में एक पौधा हमें बौना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहली पीढ़ी में सभी पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण है, जबकि बौना होना एक अप्रभावी लक्षण है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा जैसा बोला है शब्दशः। परावर्तन के नियम लिखिए। तो पता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होती है, और आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अपवर्तन के नियम लिखिए। पहला स्नेल का नियम, दूसरा पहला सिंपल वाला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होती हैं। दूसरा स्नेल का नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है, जिसे हम पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ओम का नियम लिखिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V is proportional to I, V is equals to IR। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत के बंद और सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, या विद्युत धारा के बंद और सतत पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा उत्पन्न करता है, वह गुण क्या कहलाता है? उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध क्या है? गुण है किसी चालक तार का। चालक तार का वह गुण जो उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। पारितंत्र के जैव घटक के नाम बताइए। जैव मतलब जो जिंदा है,
जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, मछली, जानवर, ये सब जिंदा जो लोग हैं, जो जीवित हैं, वो सब जैव घटक कहलाते हैं। और जो मृत है, मिट्टी, पानी, पर्वत, ये सब अजैव घटक कहलाते हैं। तो जैविक घटक आप लिख सकते हो। अथवा में लिखा हुआ है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। कहाँ भाई, अब तो हो चुकी है रिपेल, अब कहाँ क्षय होने के कारण। मतलब ये पूछ सकते हैं कि क्षरित होने के बताओ कि क्यों हुई थी भाई, अब तो नहीं है, अब ओजोन परत पूरी फिर से रिकवर हो चुकी है। तो उसके क्षय होने के कारण थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस। तो CFC कोई एक गैस का नाम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी गैसों के नाम है, तो इसलिए उसको CFCs बोलते हैं, एस लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए उसको। ओजोन परत का क्षरण होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, या गैसों के कारण से, या आप लिखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण से ओजोन परत का क्षरण प्रारंभ हुआ था। जब ये गैसेस रेफ्रिजरेटरों और AC में यूज की जाती थी, उपयोग की जाती थी, जब ये वातावरण में जाती थी तो ये गैसें ओजोन परत की ओजोन गैस को रिप्लेस कर देती थी। इसके कारण से ओजोन ओजोन परत जो है वो नष्ट होती जा रही थी, परंतु अब जो है हम हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन का यूज करने लगे हैं, और धीरे धीरे यह जो ओजोन परत का क्षरण हुआ था वो अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, वापस ओजोन लेयर बन गई है। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो बैलेंस करने को आ गई है इक्वेशन भाई। सबसे ज्यादा देखो, सबसे पहले कौन सा है, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दिख रहा है, 3 दूनी 6 और 1 7। 3 दूनी 6, अगर यहाँ पर 2 करते हैं तो थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा भाई। मैं सबसे लास्ट में करूँ इसको, क्योंकि टाइम जा रहा है यार। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया। प्रतिस्थापन को ही विस्थापन बोलते हैं, अभिक्रिया उसमें डरना मत। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? 3 नंबर में आया है रासायनिक, इसमें 2 नंबर का ही आना है इस बार, 4 नंबर का भी आना है शायद, जो भी है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताइए। तो देखो, इसमें प्रतिस्थापन लिखा है और इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो भेदभाव है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित बताना था। अब 40 मिनट में 3 घंटे का कैसे पेपर सॉल्व कर दूं? रासायनिक अभिक्रिया जो है वो जब अब दो अभिकारक मिलकर, या जब अभिकारक अम, जब अभिकारक आपस में क्रिया कर कर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसे हम रासायनिक समीकरण संतुलित कर कर मतलब संकेत चिन्हों के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से रासायनिक समीकरण के रूप में दिखाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन मालूम इसमें क्यों तकलीफ हुई मुझे? क्योंकि क्वेश्चन बनाया हुआ है, बुक का क्वेश्चन नहीं है। संयोजन मुझे पता है, आपको बताए, प्रतिस्थापन विधि, वो विस्थापन विधा भी पता है आपको, अभिक्रिया एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है उसे इसको मेरे को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा भाई। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं, तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, या फिर दो यौगिक आपस में क्रिया करके, दो यौगिक ब्रैकेट में लिखोगे अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और इसे हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा मन से बनाना पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा सा इसमें सोच कर लिखना पड़ेगा आगे क्रम क्या। सूर्योदय, सूर्य समय के रफ्तार प्रतीत होते, ये वाला पोर्शन हटा दिया है बाकायदा लिख के उन्होंने, लेकिन क्यों होता है पता होना चाहिए। क्योंकि उस क्षितिज की अवस्था होती है, और क्षितिज की अवस्था में लाल रंग ही सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकता है, और इसी कारण से सूर्योदय सूर्य के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। लाल रंग सबसे ज्यादा दूरी तय कर सकता है, और क्षितिज की अवस्था में सबसे ज्यादा दूरी ही तय करना होती है, इसीलिए लाल प्रतीत होता है। टिंडर प्रभाव को उदाहरण से बताइए। टिंडर प्रभाव की कोई अपनी परिभाषा नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडर प्रभाव कहलाता है। तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे, जब कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के मार्ग को, थोड़ा सा व्यवस्थित करना पड़ेगा। कोलाइडी कणों के द्वारा जब प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, कोलाइडी कणों के द्वारा जब प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, इस प्रकाश से जुड़ी इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और इसे ही हम टिंडर प्रभाव के नाम से ही जानते हैं। टिंडर प्रभाव को जंगल के वितान में बहुत आसानी से देखा जा सकता है,
वहां पर जलवाष्प के कण, जंगल में जलवाष्प और धूल के कण सूर्य के प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर बनाते हैं। तो टिंडर प्रभाव में इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। टिंडर प्रभाव क्या है? टिंडर प्रभाव की पर्टिकुलर अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडर प्रभाव कहलाता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? कोलाइडी कणों के द्वारा जब प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है या दिखलाई पड़ने लगता है, तब हम उस घटना को, प्रकाश से जुड़ी हुई उस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं और इसे ही हम टिंडर प्रभाव कहते हैं। टिंडर प्रभाव को जंगल के वितान में आसानी से देखा जा सकता है। जंगल में उपस्थित जलवाष्प और धूल के कण सूर्य के प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर बनाते हैं और ये बहुत अच्छा टिंडर प्रभाव का उदाहरण है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उत्तर ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, सिरों पर सघन होती हैं और सिरों से दूर विरल होती है, मतलब इनके बीच का रिक्त स्थान बढ़ता जाता है। बस मेरे ख्याल से 3 नंबर में इतना काफी है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। तो विद्युत जनरेटर का मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत वही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम तीनों उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, अंगूठा उस पर लगने वाले बल को दिखाए, तो मध्यमा उत्पन्न हुई प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि प्रेरित धारा बाद में उत्पन्न होती है ना, इसमें अपन घुमा रहे होते हैं कुंडली को। तो चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी प्रदर्शित करे, लगने वाले बल को अंगूठा रिप्रेजेंट करे, तो प्रेरित धारा को कौन दिखाएगा? मध्यमा दिखाएगी। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? इसमें उत्तम ऊर्जा के स्रोत पूछे हुए हैं। उत्तम ऊर्जा का शौचालय चैप्टर हट गया है, वह फिर भी समझ लो। आइडियल सोर्स क्या है ऊर्जा का? ऊर्जा का आदर्श स्रोत है जो कि ले जाने लाने में आसानी हो, स्टोरेज में आसानी हो, सस्ता हो, प्रदूषण ना करता हो और कम जलाने पर ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। तो ये एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत वही है, ले जाने लाने में आसानी हो, हल्का, मतलब ज्यादा मेहनत ना लगे, अच्छी ऊर्जा देता हो, कम मात्रा जलाने पर भी, प्रदूषण ना करता हो, और वगैरह वगैरह जो भी बताया मैंने। जीवाश्म ईंधन क्या, इससे क्या हानियां होती हैं? जीवाश्म ईंधन, जीवों के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम। इससे क्या हानियां होती हैं? भाई प्रदूषण बड़ा फैलाते हैं, कम जलाने पर मतलब ज्यादा जलाने पर कम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, CO2 गैसेस निकलती हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा था? भैया जो 18 क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर में से है? नहीं है, हट गया है वो चैप्टर। 15 या 16 में से होगा, हट गया है, ये केवल बता दिया मैंने। विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र, उनके दो दो उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और उसका सूत्र लिखना है और दो दो उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कागज इंडस्ट्री में किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। धावन सोडा का यूज सोडियम कार्बोनेट होता है, तो Na2CO3 डॉट 10H2O, और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ग्रीस के दागों को हटाने के लिए, और धावन सोडा का उपयोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। हाँ, और प्रयोगशाला में अभिकर्षक के रूप में तो लिख ही सकते हो। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे? कितना अच्छा क्वेश्चन है। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4.2H2O, और उसको अगर आप गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और पीओपी बचेगी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, पीओपी का फुल फॉर्म। CaSO4.12H2O, और 1.5 पानी का अणु ऐसे भाप बन के उड़ जाएगा। जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित कारण और क्या बोला हुआ? समीकरण सही समझाइए और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। तो मूर्ति